नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। बाबा टॉप ज्ञान नामक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट प्री 2025 का कुछ ही टाइम बचा है। 27 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम है। आपकी इसी एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए मॉडल पेपर। ये वो मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर से संबंधित वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में या रीट एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं। तो आपकी तैयारी को बेहतर बनाइए और जितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं उनको लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो ज़रूर से कर दीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है। यह आपसे पूछा गया है कि जो मापनियाँ होती हैं शिक्षण की, उनमें से किस मापनी का प्रयोग न्यूनतम किया जाता है। आपका ऑप्शन ए है क्रम सूचक मापनी, ऑप्शन बी है नामिक मापनी, ऑप्शन सी है अनुपातिक मापनी और ऑप्शन डी है आपका समान अंतराल मापनी। देखिए दोस्तों, ये आपको पता है कि जो क्रमिक मापनी है उसका तो बहुत उपयोग किया जाता है, नामिक मापनी का भी उपयोग किया जाता है और आपके इसमें आंसर हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो अनुपातिक जो रेशियो होती है, जो एवरेज मापनी होती है रेशियो की, उसका आपका उपयोग बहुत कम किया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कि निम्न मनोवैज्ञानिकों में से बाल विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। यह आपको बताना है कि जो ये जो मनोवैज्ञानिक है इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक बाल विकास से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जीन पियाजे, ऑप्शन बी है अब्राहम मास्लो, ऑप्शन सी है अल्बर्ट बांडुरा और ऑप्शन डी है आपके लेव वाइगोत्स्की। देखिए, जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था और अल्बर्ट बांडुरा ने भी सिद्धांत दिया था और लेव वाइगोत्स्की ने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया था। तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो, बी इज द करेक्ट आंसर इसमें आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। और 28 नंबर से में आपसे पूछा गया है कि आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है। जो नहीं पूछा जाए इसके ऊपर आपको एग्जाम में भी घेरा लगा लेना है ताकि आपसे पूछा क्या जा रहा है या आप सही से बता सको। तो आपसे पूछा गया कि आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए यानी आनुवांशिकता से संबंधित अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन ए है जुड़वा बच्चों का अध्ययन। देखो, आनुवांशिकता में जुड़वा बच्चों का तो अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी है अभिभावक और बालक विश्लेषण, बिल्कुल ये भी अपन आनुवांशिकता के भीतर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी है दत्तक ग्रहण अध्ययन, दत्तक ग्रहण अध्ययन भी आपके आनुवांशिकता के अंदर किया जाता है। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी बचा है समवयस्क समूह अध्ययन। समवयस्क समूह अध्ययन में आनुवांशिकता का अध्ययन नहीं किया जाता है क्योंकि जो वयस्क है वो हर कैटेगरी के हो सकते हैं और अलग अलग माता पिता से हो सकते हैं। तो आपका डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 में आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। और यह आपको बताना है कि जो दिखाई दे रही है और जो मनोवैज्ञानिक है उन विशेषताओं को किसके रूप के द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए, जो दोस्तों सिर्फ दिखाई देती है बाहरी स्वरूप में उसको तो आप जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। लेकिन जो दिखाई भी दे रही है, आंतरिक भी है, मनोवैज्ञानिक यानी आंतरिक भी विशेषताएं दिखाई दे रही है, उनको क्या बोलेंगे? हम फिनोटाइप बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, उनको क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 में सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किसी परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्ण व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। यह आपको बताना है। ऑप्शन ए है इसमें वातावरणीय, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है जैविक और ऑप्शन डी है आपके मनोवैज्ञानिक। तो इसमें आपको बताना है कि किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैविक प्रणाली है वो आपकी पूर्ण व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाती है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के अंश है। ये क्वेश्चन आपके हिंदी के आ गए हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी के आ गए हैं। इसमें आपने प्रीवियस अगर वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख लीजिए। इससे ऊपर के जो भी क्वेश्चन है साइकोलॉजी के उस वीडियो में है, प्रीवियस वीडियो में, तो वहाँ जाके देखिए और इस वीडियो को भी पूरा देखिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि किस वाक्य के अंग है। ये आपसे पूछा गया कि वाक्य के अंग क्या क्या होते हैं। ऑप्शन
ए है आपका उद्देश्य, बिल्कुल वाक्य का अंग उद्देश्य होता है। बी आपके विधेय, बिल्कुल विधेय भी होता है। और सी है विकल्प ए एवं विकल्प बी दोनों सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों, विकल्प ए और विकल्प बी दोनों ही सही है। तो आपके 31 में सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। और 32 में आपसे पूछा गया है कि जो वाक्य मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हो वह कहलाता है। मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से बना हुआ वाक्य क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है संभावनार्थक वाक्य, ऑप्शन बी है आश्रित उपवाक्य। देखो मुख्य उद्देश्य है और मुख्य विधेयक थे तो आश्रित तो नहीं होगा। ऑप्शन सी है संकेतात्मक उपवाक्य, संकेत भी नहीं नजर आ रहे तो ये भी नहीं होगा आपके। ऑप्शन डी है आपके प्रधान उपवाक्य। राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, प्रधान उपवाक्य हो जाएगा, डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 एक मुहावरा है कि टॉफी उछालना, मुहावरे का अर्थ क्या है। उम्मीद करता हूँ इसका आपका आंसर बहुत ही शानदार तरीके से दे पाओगे। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप बताइए। ऑप्शन ए है आपका अपमानित करना। टॉफी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है अपमानित करना, बी है छिपकर षड्यंत्र रचना, और सी है रक्षा करना, और डी है आपका ध्यान रखना। तो इसमें आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ए मतलब अपमानित करना। टॉफी उछालने मुहावरे का अर्थ क्या है, अपमानित करना। ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 में आपके लिए एक लोकोक्ति है, और उस लोकोक्ति में आपसे पूछा गया कि मौज मस्ती में जीवन बिताने के अर्थ में उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। ये आपको बताना है कि इसमें उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है। अपना रख पराया रक्षक, ये तो नहीं होगा। बी है अपनी करनी पार उतरनी, ये भी आपके नहीं होगा। सी है 8 कनौजिया 9 चुल्ले, बिल्कुल नहीं होगा। और डी है 8 वार 9 त्योहार, बिल्कुल 8 वार 9 त्योहार लोकोक्ति का अर्थ होता है मौज मस्ती में जीवन बिताना। अर्थात 8 वार यानी 8 वार में ही 9 त्योहार मना रहा है तो मौज मस्ती में जीवन बिता रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 में आपसे पूछा गया है कि विद्यार्थी को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों एवं लिपि का ज्ञान कराकर, किसका, ध्वनियों का और लिपि दोनों का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने के कौशल में दक्ष किया जाता है, इस विधि को कहा जाता है। यह आपको बताना है कि जो विद्यार्थियों को पुस्तकों के माध्यम से भाषा की मूल ध्वनियों और लिपि का ज्ञान कराकर उन्हें पढ़ने लिखने में दक्ष किया जाता है, कौन सी विधि के माध्यम से किया जाता है, ये आपको बताना है। 35 में ऑप्शन ए आपके भाषा प्रयोगशाला विधि। देखो जो प्रयोगशाला विधि है उसमें तो सिर्फ भाषा का ज्ञान कराया जाता है, अर्थात भाषा सिखाई जाती है, उसमें लिखने से संबंधित कोई ज्ञान नहीं होता। भाषा सत्संग्रह विधि, ये भी नहीं होगी आपके। सी है पाठ्य पुस्तक विधि, और डी है खेल विधि। खेल विधि में तो भाषा सिखाई जा सकती है, लिखाने और इसमें थोड़ी दक्ष करेंगे, तो आपके इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक विधि। देखिए जो पाठ्य पुस्तक विधि है उसमें बच्चों को पढ़ना भी सिखाया जाता है और आपके लिखना भी सिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लिखना और पढ़ना दोनों सिखाया जाता है। तो 35 में आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। और 36 में आपसे पूछा गया कि डाल्टन प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। ये आपको बताना है जो डाल्टन प्रणाली है उसका आविष्कार किसने किया था। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है। कई लोग क्या करेंगे कि डाल्टन को देखते ही डाल्टन पे टिक लगा देंगे कि यही होगा, लेकिन आपको बता दूं कि डाल्टन का ये नहीं होता है। डाल्टन प्रणाली का आविष्कार पारकार्ट ने किया था। किसने किया था, आपके पारकार्ट ने किया था। इसमें डी आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 में आपसे पूछा गया कि ब्लूम उपागम के अनुसार शिक्षा की त्रिपदी प्रक्रिया में सम्मिलित पद है। यह आपको बताना है कि जो त्रिपद प्रक्रिया है उसमें सम्मिलित पद कौन सा है। देखिए आपका ऑप्शन ए है 37 में सामान्यकरण। त्रिपद पद्धति में सामान्यकरण तो नहीं होता है। ऑप्शन बी है आपका व्यवहारिक प्रयोग, बिल्कुल व्यवहारिक प्रयोग भी नहीं होता है। सी है प्रस्तुतिकरण भी नहीं होता है। तो आपके कौन सा बचा, डी ऑप्शन बचा, व्यवहार परिवर्तन इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन 37 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है। ये बताइए कि जो सुंदर लिखने की प्रक्रिया है उसकी आवश्यक शर्त क्या है 38 में। ऑप्शन ए है आपके अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता न करे। ऑप्शन बी है अनुलेख सस्वर बोलकर लिखवाया जाए। ऑप्शन सी है अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में होती है। और डी है उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। तो आपको बता दूं इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका सी ऑप्शन, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी होनी चाहिए जैसी आदर्श लेख में होनी चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में आपकी सहायता न करे बल्कि सहायता करनी चाहिए ताकि अच्छा हो। सस्वर बोलकर जरूरी नहीं है बोलकर लिखा जाए, बिना बोले भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपके नहीं होगा। जब दोनों नहीं है तो डी वाला नहीं होगा, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39।
दोस्तों 39 में आपसे पूछा गया कि भाषा शिक्षण का दृश्य श्रव्य साधन है। ये आपको बताना है कि जो भाषा शिक्षण है उसमें दृश्य यानी देखकर और श्रव्य यानी सुनकर सीखने की जो विधि है, जो साधन है, वो कौन सा है। चित्र, ऑप्शन ए है आपका चित्र विस्तारक यंत्र। देखिए चित्र विस्तारक यंत्र में कोई केवल दृश्य सामग्री होती है, यानी कि चित्र ही होते हैं, तो उसमें श्रव्य सामग्री नहीं होती, तो ये भी आपके नहीं होगा। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन केवल श्रव्य सामग्री होती है, दृश्य सामग्री या साधन नहीं होता है। बी भी आपका गलत हो जाएगा। चार्ट सिर्फ दृश्य होता है, श्रव्य नहीं होता, तो ये भी आपके नहीं होता। नाटकीकरण जो प्रक्रिया है उसमें आप दृश्य यानी देख भी सकते हो और सुन भी सकते हो, तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में पूछा गया है कि इनमें से पाठ्य पुस्तक के आंतरिक रूप में सम्मिलित तत्व नहीं है। नहीं पूछा गया तो नहीं के ऊपर अपन गोला लगा देंगे। और अब बताइए कि जो आंतरिक रूप में सम्मिलित कौन से तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपके भाषा। देखिए पाठ्य पुस्तक में नॉर्मल सी बात है, भाषा तो होगी ही। बी है आपका विशेष सामग्री। विशेष सामग्री नहीं होगी तो पाठ्य पुस्तक कैसी, तो विशेष सामग्री होती है। सी है जिल्द और डी है आपकी शैली। देखो शैली भी होती है पाठ्य पुस्तक में, विशेष सामग्री भी होती है और भाषा भी होती है, तो क्या नहीं होता आपके, जिल्द नहीं होती है। सी आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जिल्द नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। और दोस्तों मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। 41 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से भाषा पुस्तकालय का लाभ कौन सा है। जो भाषा पुस्तकालय है उसका आपको लाभ बताना है 41 में। ऑप्शन ए है कक्षा शिक्षण में पूर्ति। ऑप्शन बी है स्वाध्याय के लिए अवसर। ऑप्शन सी है विकल्प ए एवं विकल्प डी दोनों सही। और डी है इनमें से कोई नहीं। ये देखिए जो भाषा पुस्तकालय है उसका क्या है, कक्षा शिक्षण में पूर्ति करेगा, बिल्कुल पूर्ति करेगा। अगर पुस्तकालय है, भाषा पुस्तकालय है, तो कक्षा शिक्षण में तो पूर्ति करेगा ही करेगा। बी है आपके स्वाध्याय के लिए अवसर। बिल्कुल पुस्तकालय है तो स्वाध्याय कर सकते हैं, तो ये भी होगा। जब दोनों सही है तो ए और बी दोनों सही है, सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके 41 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। और 42 में आपसे पूछा गया है कि 42 में आपसे पूछा गया इनमें से मौखिक परीक्षाओं का गुण है। ये आपको बताना है कि जो मौखिक परीक्षाएं हैं उनका गुण कौन सा है। ऑप्शन ए है एक शिक्षक एक समय में एक ही छात्र की परीक्षा ले सकता है, अतः समय अधिक लगता है। देखिए जो मौखिक परीक्षाएं होते हैं उनमें जरूरी नहीं है कि शिक्षक एक बार में एक की परीक्षा ले, 2, 3 या 4, 5 की भी एक साथ में ले सकता है, तो ये आपके गलत हो जाएगा, ये इसका गुण नहीं होगा। ठीक है। बी है मौखिक परीक्षाओं को वस्तुनिष्ठ नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल क्यों नहीं बनाया जा सकता वस्तुनिष्ठ। शिक्षक छोटा प्रश्न पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बताए उनमें से कौन सा है, तो वस्तुनिष्ठ बनाया भी जा सकता है, तो ये भी आपके नहीं होगा। सी ऑप्शन है इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के 3 भाषाई कौशलों सुनने, ये आपके सुनने हैं, सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। और डी है आपके इन परीक्षाओं से विद्यार्थी के लेखन कौशल में सुधार होता है। तो बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सुनने, पढ़ने और बोलने का एक साथ मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। और 43 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से उपलब्धि परीक्षण, किस परीक्षण की बात कर रहा है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित पदों में से कौन सा पद नहीं है। नहीं पूछा गया है वापिस, यानी कि इन पदों में से एक ऐसा पद है जो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण हेतु सम्मिलित नहीं है, यह आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए है परीक्षण योजना। बिल्कुल परीक्षा योजना तो सम्मिलित होता है। बी आपका परीक्षण के प्रारंभिक रूप की रचना करना, बिल्कुल ये भी होता है। जब परीक्षा योजना बनाएंगे, परीक्षण योजना बनाएंगे तभी तो रूप की रचना करेंगे, तो परीक्षण योजना है, फिर रूप की रचना हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और सी है आपके परीक्षण का पुनर्निरीक्षण। और डी है आपका परीक्षण का अनुप्रयोग। जो सी है परीक्षण का पुनर्निरीक्षण, ये भी होता है। देखो सबसे पहले योजना बनेगी, फिर प्रारंभिक रूप की रचना होगी और उसको एक बार वापस देखेंगे। जो डी है आपका परीक्षण का अनुप्रयोग, वो सबसे लास्ट में होता है और ये इसमें सम्मिलित नहीं होता है, तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 में आपसे पूछा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का दोष है। ये आपको बताना है कि दोष कौन सा है। कौन सा है, क्या पूछा गया है कि दोष कौन सा है। 44 में आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए है अल्प समानांतर में होने वाली परीक्षा, यानी टेस्ट से विद्यार्थी पूरे वर्ष भर अध्ययनशील रहते हैं, बिल्कुल, तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अपन को बताना है दोष, ये तो इसका गुण है। बी है शिक्षक विद्यार्थी को आवश्यक निर्देशन एवं परामर्श निरंतर देते रहते हैं, बिल्कुल देते रहते हैं, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। अपने को क्या बताना है, दोष बताना है। डी है आपका विद्यार्थी वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है,
सी पहले देख लेते हैं। सी है विद्यार्थी को अपनी कमियों का ज्ञान निरंतर होता रहता है। बिल्कुल, अगर मूल्यांकन सतत और व्यापक होगा तो लगातार भी होगा तो क्या होगा, विद्यार्थी को अपनी कमियों का निरंतर पता चलता रहेगा। तो ये भी इसका गुण हो गया, अपने को बताना है दोस्त। तो अपने पास बचा डी ऑप्शन, और डी ऑप्शन है विद्यार्थी वर्ष भर परीक्षा का भय बना रहता है। बिल्कुल नहीं होता है ऐसा वर्ष भर, इससे इसका स्वाभाविक विकास प्रभावित होता है। बिल्कुल नहीं होता है। तो आपके डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि ये गलत है, ये इसका दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, और 45 में आपसे पूछा गया है कि जो ट्रेजेडी शब्द है, कौन सा ट्रेजेडी, आपके जो ट्रेजेडी शब्द है वो उत्पत्ति के आधार पर कौन सा है, तद्भव है, तत्सम है, विदेशी है या फिर देशज है। तो बताइए दोस्तों जो ट्रेजेडी शब्द है वो कौन सा है। तो आपको बता दूं जो ट्रेजेडी शब्द है वो विदेशी है। कौन सा है, विदेशी है। सी ऑप्शन इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुधाकर, सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है, ये आपको बताना है कि जो सुधाकर है उसका प्लूरल पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो आपका 46 में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है रसाल, ऑप्शन बी है प्रभा, ऑप्शन सी है शशांक और ऑप्शन डी है मलय। जो सुधाकर है वो चांद को बोलते हैं एक तरीके से, और चंद का पर्यायवाची क्या होता है, शशांक होता है। क्या होता है आपके, शशांक। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47। 47 में आपसे पूछा गया है कि जिसकी संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त पद है। ये आपको बताना है कि कौन सा पद सही है इसके लिए। ऑप्शन ए है प्रसूत, ऑप्शन बी है व्यंजनय, ऑप्शन सी है संवेदित और ऑप्शन डी है आपके संवेग। आपसे पूछा गया कि संवेदना के रूप में अनुभूति हुई हो तो वो क्या हो जाएगा, संवेदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संवेदित हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका आप में राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अनावश्यक, जो अनावश्यक शब्द है का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। ये आपसे पूछा गया जो अनावश्यक है उसको विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा। देखिए जो अनावश्यक है उसका विलोम क्या होता है, आवश्यक है, सॉरी आवश्यक का विलोम क्या होता है आपके, आवश्यक का विलोम होता है अनावश्यक। ठीक है, अनावश्यक आपके इसका विलोम हो जाएगा। तो इसमें उपसर्ग क्या जुड़ा हुआ है, आपको पता है इसमें उपसर्ग अन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, अन उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए अन कौन से में है। ऑप्शन ए में अ है तो गलत हो जाएगा, बी में अन है ये भी गलत हो जाएगा, सी में अना है ये भी गलत हो जाएगा, डी अन, अन्न यानी कि न आधा न है तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 48 में डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो सामयिक शब्द है में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होता है, सामयिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होता है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो सामयिक शब्द है इसका संधि विच्छेद कर लेंगे। सबसे पहले क्या हो जाएगा इसका सामयिक का, सामयिक का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका समय, समय प्लस इक। क्या हो जाएगा, समय प्लस इक। तो इक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, कौन सा लगा हुआ आपके, इक प्रत्यय हो जाएगा इसमें। तो इक किस ऑप्शन में, आपके सी ऑप्शन में है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इक प्रत्यय। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, और आपको बता दूं ये आज का आपका अंतिम प्रश्न है। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट करके बताइए, और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये भी आप बताइए। देखते हैं निहितार्थ शब्द में संधि है, कौन सी संधि है निहितार्थ शब्द में। निहितार्थ का संधि विच्छेद क्या होता है, निहित, निहित प्लस अर्थ हो जाएगा आपका। ठीक है, निहित प्लस अर्थ। तो अ और आ मिलकर दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी आपकी, दीर्घ संधि। कौन से ऑप्शन में, पहले में है यण नहीं होगी, बी में है दीर्घ, तो दीर्घ संधि हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसी लगी लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।